Welcome to Online Engineering by dear friends. This is PC Singh here and I represent a fresh new topic of material science which is very important especially for engineering service examination and GATE. GATE एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है IPET ऐसे करके, उसके बाद एक IRMS, ऐसे बहुत सारे स्टेट PSC, उसके बाद SSC, RRB जो अभी एग्जाम हुआ, तो सारे के सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में मटेरियल साइंस में स्पेशली स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो मैंने फर्स्ट क्रिस्टलोग्राफी बताया था, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है यही फेस और इक्विलिब्रियम और कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्रिस्टलोग्राफी उसके बाद फेस डायग्राम और उसके बाद हीट ट्रीटमेंट, केवल ये तीन ही अगर आप पढ़ लेते हो तो 60 to 70% आपका सिलेबस ऑफ मटेरियल साइंस ये फिनिश हो जाता है। इसीलिए हम अपने लेक्चर में भी सबसे ज्यादा जो हमारे लेक्चर्स बनेंगे या सबसे ज्यादा जो हम फोकस करने वाले हैं इन्हीं तीन पार्ट पे करने वाले हैं। बाकी जो भी चीजें होंगी पूरी 100% यहाँ पे फिनिश होगी, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पे बिल्कुल म्यूचुअल स्टडी हो रही है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करो, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हो, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल आपको दे रखा है, उस पर आपको कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। ये मेरा कांटेक्ट डिटेल है 9125935774, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी कंफ्यूजन के लिए। और उसके बाद ये पीसी स्टडीज करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे डेली के डेली अपडेट्स आते हैं, तो आप उससे भी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारा चैप्टर दैट मीन्स टॉपिक 5th हमारा स्टार्ट होगा फेस डायग्राम और इक्विलिब्रियम डायग्राम और कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम, वो किसके लिंक के थ्रू स्टार्ट हुआ है? वो इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि अब हम एलॉय का कंपोजिशन करने वाले हैं। पहली बात, अब एलॉय का कंपोजिशन करने वाले हैं तो उसमें किस किस चीजों पे हमें एनालिसिस करना है, किस किस वेरिएबल्स को हमें ऑब्जर्व करना है। तो हमें केवल दो वेरिएबल्स को लेकर चलना है, एक तो टेम्परेचर और एक कंपोजिशन। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक ही कंपोजिशन पे हम एलॉय की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एट अ टाइम। मतलब एट अ टाइम हम आयरन और कार्बन लेके अगर हम स्टील बना रहे हैं तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन एक फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम हम दो कंपोजिशन कार्बन के लिए 2% हम कार्बन के लिए, ऐसा होता ही नहीं है। तो अब उसमें भी जो आपका कंपोजिशन है वो भी एक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। डन, क्लियर। अब पहला जो मैंने दो आपको बताया था जिसमें से एक को कर दिया हमने फिक्स, अब एक बचता है, तो वो बचता है हमारा टेम्परेचर। ये टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे हम अपने एलॉय की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। अब क्लियर। सो नंबर ऑफ फेसेस का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ही ये सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक आएगा, गिब्स फेस रूल। ये बताता है कि टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ फेसेस इन आवर एलॉय, कि जब हम एलॉय को बना रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ फेसेस मिल रहे हैं हमें। तो ये बताता है कौन? गिब्स फेस रूल। अब जब गिब्स साहब आए, केमिस्ट्री के ये है एक साइंटिस्ट, जब ये आए और इन्होंने नंबर ऑफ फेसेस का कैलकुलेशन करके हमें जब दे दिया, सो अब हम घुसेंगे किसमें? अब हम घुसेंगे यही इक्विलिब्रियम डायग्राम में या फिर फेस डायग्राम। अब फेस डायग्राम इक्विलिब्रियम डायग्राम बोला क्यों गया? क्योंकि जब हम एलॉय की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें अलग अलग फेस मिलते हैं और एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना पड़ता है टू ऑप्ट हायर स्टेबिलिटी। ये मैंने क्रिस्टलोग्राफी में भी आपको बताया है कि हमें हमेशा हायर स्टेबिलिटी पे वर्क करना है, इसीलिए क्या इक्विलिब्रियम यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है। इज इट ओके? डन, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं है अब आपको। तो नंबर ऑफ फेसेस हमने देख लिया एलॉय की मैन्युफैक्चरिंग में। अब नंबर ऑफ फेसेस को कैलकुलेशन करने के बाद और फेसेस जो हमारे रिजल्ट में आ रहे हैं बिल्कुल स्टेबल आ रहे हैं, तो ऐसे कितने सिस्टम हैं जिसमें बिल्कुल स्टेबल रिजल्ट हमें मिल रहे हैं? तो ऐसे मैंने आपको लिस्ट आउट कराया था। टोटल 5 सिस्टम है, आइसोमॉर्फस सिस्टम, यूटेक्टिव सिस्टम, पार्शियल यूटेक्टिव सिस्टम, लेयर सिस्टम एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम। ओके, सो फेस एंड इक्विलिब्रियम और कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम में सबसे जो इंपॉर्टेंट है आयरन कार्बाइड डायग्राम। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आप नोट करो कि ये जो फेस डायग्राम है इसमें सबसे ज्यादा जो आयरन कार्बाइड डायग्राम यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी को पढ़ने के लिए हम ये आइसोमॉर्फस सिस्टम में एक लॉजिक डेवलप करेंगे। इज इट ओके? आइसोमॉर्फस सिस्टम ये कहता है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं कि इस लेक्चर का में हम करने क्या वाले हूं वो हमें क्लियर हो जाए। तो गिब्स फेस रूल के बाद जब हम फेस डायग्राम में घुसेंगे तो सबसे पहला जो
सिस्टम पढ़ेंगे वो आइसोमॉर्फस सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर। अब आइसोमॉर्फस सिस्टम ये कहता है कि 100% सॉलिबिलिटी आप मेंटेन करोगे, या तो लिक्विड में और सॉलिड स्टेट में, आइदर और लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में आप 100% सॉलिबिलिटी को मेंटेन करोगे। मतलब आपका जो सिस्टम बनेगा 100% सॉल्युबल बनेगा, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। डन। क्लियर। मेटलर्जिकल फॉर्म में अगर बात किया जाए तो कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, 100% सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करेगा। अब ये 100% सॉल्युबिलिटी की जब बात आती है तो यहाँ पे कूलिंग कर्व का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। लूप कर्व हमें मिलता है, उसमें समझ में आता है कि एक तरफ अगर लिक्विड है दूसरी तरफ सॉलिड है तो उनके बीच का हिस्सा क्या बनेगा। लिक्विडस जोन एक बनेगा, एक सॉलिडस जोन बनेगा, और उसके बीच का जो हिस्सा बनेगा वो क्या बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर हम इसी पे बात करने वाले हैं। पहला गिब्स फेस रूल पे और दूसरा हम बात करेंगे आइसोमॉर्फस सिस्टम पे। डन। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये गिब्स फेस रूल कहता क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी इंट्रोडक्टरी में, जो मैंने ये 5 मिनट का इंट्रोडक्टरी आपको दिया है वही पूरा इस लेक्चर में आगे होने वाला है। क्लियर। जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, जिसने 1-2 बार स्टडी कर रखा है, उसके लिए केवल वो इंट्रोडक्शन ही काफी है, उस पे बेस वो किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाएगा। डन। सो टाइम वेस्ट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, आप लेक्चर को फास्ट मोड में भी करके आप सुन सकते हो, रिपीट करके भी चीजों को अगर थोड़ा सा टेक्निकली लगे, थोड़ा सा टफ लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर। चलिए, सो गिब्स फेस रूल क्या कहता है, जो मैंने बताया किस लिए यूज होगा, टू एस्टिमेट व्हाट नंबर ऑफ फेसेस इन एलॉय मैन्युफैक्चरिंग। कि एलॉय के मैन्युफैक्चरिंग करते समय एस्टिमेट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ फेस बने, उसके लिए यूज होगा गिब्स फेस रूल। अब गिब्स फेस रूल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है PFCN। ऐसे याद करो, PFCN। डन। क्लियर। कि PFCN ऐसे आप याद करो। तो PFCN का मतलब क्या, अब इसमें ऐड कर दो, क्या यहां पे प्लस आप ऐड कर दो, यहां पे प्लस आप ऐड कर दो, बीच में कर दो आप इक्वल। ठीक है। ये जो P डिनोट करेगा, ये क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ फेस को बताएगा। क्लियर। ये नंबर ऑफ फेस को बताएगा कि कितने नंबर ऑफ फेस है। F जो होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। क्लियर। ये जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ओके। और ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन किसमें, एलॉय मैन्युफैक्चरिंग। कि एलॉय नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एलॉय मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम है, तो उसमें नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, एक आयरन है एक कार्बन है। तो इस तरीके से, और यहां पे n है, ये क्या बताता है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात करता है। अंडर व्हाट, अंडर एलॉय मैन्युफैक्चरिंग। कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मैंने गिब्स फेस रूल के इंट्रोडक्टरी में मैंने आपको क्या बोला था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बारे में ही चीज को कंसीडर करते हुए हम ये कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। ठीक है। तो यहां पे कंपोजिशन को भी कंसीडर कर रहे हैं, कितने वेरिएबल्स हैं उनको भी कंसीडर कर रहे हैं। अब डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस उसको भी देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, तो वो भी हम देखेंगे। कोई डाउट है, नहीं है, तब जाके नंबर ऑफ फेस निकलेगा। क्लियर। डन। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करेगा किसमें, इन एलॉय मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर। कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, माय डियर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होगा ये क्या हो सकता है, या तो टेम्परेचर हो सकता है, पहली बात, या तो टेम्परेचर हो सकता है, या फिर प्रेशर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कंपोजिशन। ठीक है। कि कंपोजिशन में भी अलग अलग परसेंटेज होते हैं, 8%, 0.8%, 4%, 2%, ये सब। सो कंपोजिशन ETC, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है। डन। क्लियर। कोई डाउट नहीं है, तो इसको आप पहले नोट करो। इसको आपने नोट किया, ठीक है, अच्छी बात है। लेक्चर को पॉज करो और नोट करो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब चलो, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फ्रीडम, degree of freedom and number of chemical elements present in alloy manufacturing and number of variables in alloy manufacturing, temperature, pressure and composition etc. Done. चलिए, so my dear friends, यहाँ पे ये जो गिब्स बताते हैं, गिब्स ये नंबर ऑफ फेस को ही ये टारगेट करते हैं। इसको ही हमें इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको हमें कैलकुलेट करना है, पहली बात। चलिए, इसको थोड़ा सा हम रोक के रखते हैं अभी के लिए। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसका काफी ही थोड़ा सा अलग कहानी है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ में आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अब आगे यहां पे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एलॉय मैन्युफैक्चरिंग। एलॉय मैन्युफैक्चरिंग करते समय कितने नंबर ऑफ कंपोजिशंस है, मैंने आपको बताया। फॉर द एग्जांपल आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम, तो उसमें कितने हैं, 2 हैं। तो ये आपका होगा क्या, ये आपका होगा कांस्टेंट।
कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट अब कैसे होगा? ये कांस्टेंट होगा जैसे आयरन एंड आयरन कार्बाइड अगर डायग्राम की बात करोगे तो उसमें कितने, इसमें 2 होंगे, ठीक है। आप किसी और सिस्टम की बात करोगे सपोज दैट जिसमें 3 टोटल केमिकल एलिमेंट्स है, तो आप यहां पे लिखोगे 3। तो ये क्या है? ये जो डिजिट है, ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो डिजिट है, ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो ये हो गया आपके कांस्टेंट। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एलॉय मैन्युफैक्चरिंग, सो एटसेट्रा में और कुछ ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। बेसिकली बात यहां पे होती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन पे, क्लियर। अब टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन पे अगर बात हो रही है तो एलॉय बनाते समय एट अ टाइम, मैंने बोला था कि एट अ टाइम कंपोजिशन को क्या रखते हैं? एट अ टाइम कंपोजिशन को हम रखते हैं फिक्स। कि अगर आप सपोज दैट अगर एक आप एलॉय बना रहे हो तो क्या करोगे आप? जैसे आयरन एंड कार्बन को मिला के आप बना रहे हो स्टील, क्लियर। तो आपने एक लिया ऐसा बकेट, ठीक है, ऐसा बकेट लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, मतलब वो पिघलेगा नहीं, आयरन भले पिघल जाए लेकिन ये नहीं पिघलने वाला, डन। तो आपने ऐसा एक मेटालिक बकेट लिया, ठीक है। अब इसमें क्या? आयरन के ब्लॉक्स को भर दिया, आयरन के ब्लॉक्स को आपने भर दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकली एकदम आंखों के सामने ऐसा करो। और उसके बाद आपने क्या? इसमें कार्बन को ऐड कर दिया, डन। कार्बन को आपने ऐड कर दिया, बढ़िया। कार्बन को जब आप ऐड कर रहे होगे एट अ टाइम, तो क्या उसका जो परसेंटेज होगा कार्बन का आप फिक्स रखोगे या नहीं? आंसर में आप फिक्स आपको रखना पड़ेगा। आपको 0.2% या 0.4% या 4% या 2% या 1% एक फिक्स परसेंटेज में, वेट परसेंटेज में, वो मैं बताऊंगा कि कितना परसेंटेज ऐड करना है, वो आयरन एंड आयरन कार्बाइड में क्लियर होगा आपको। बट आपको एक फिक्स परसेंट में आपको आयरन ऐड करना, कार्बन ऐड आपको करना पड़ेगा। एक फिक्स परसेंटेज में आपको कार्बन ऐड करना पड़ेगा। तो आपने एक फिक्स अमाउंट में, फिक्स परसेंटेज में अगर आप कार्बन को ऐड कर रहे हो तो ये जो कंपोजिशन है आपका वेरिएबल है या फिक्स है? यस ऑफ कोर्स। अब ये हो गया फिक्स, दैट मींस क्या कि ये वेरिएबल नहीं रहा, सो ये भी कट गया, डन, क्लियर, ये कट गया। अब इसमें आपने कर दिया, आग लगा दिया। अब आपने इसमें आग लगा दिया और पिघलाना शुरू कर दिए, क्योंकि इसको पिघला के मिला के सिंगल फेस में आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है? आपको बनाना है स्टील, डन, क्लियर। तो आपने इसको पिघलाना शुरू कर दिया। अब जनरली जितनी भी एलॉय मैन्युफैक्चरिंग माय डियर फ्रेंड्स होती है आपके मेटलर्जिकल लैब में, वो किस प्रेशर पे होती है? बिल्कुल ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी हाइट पे ले जाके वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको पिघलाते हैं। किसी हाइट पे ले जाके करेंगे तो प्रेशर वहां पे वेरिएबल होगा, वहां पे वेरिएबल इन द सेंस कि वहां पे दूसरा प्रेशर होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, इट्स डिपेंड ऑन व्हाट? हाइट। कि अगर हम डेप्थ में कर रहे हैं या फिर हम एक हाइट पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम हाइट पे कर रहे हैं तो वहां पे प्रेशर लो होगा, अगर इन डेप्थ कर रहे हैं तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर हम जनरली बिल्कुल अर्थ सरफेस पे ही ये सब काम करते हैं, कहीं हवा में जाके, स्पेस में जाके हम नहीं करते। तो इसीलिए यहां पे हम किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सारी की सारी एलॉय मैन्युफैक्चरिंग होती है। दैट मींस व्हाट? कि आपका प्रेशर वेरिएबल नहीं है। ये प्रेशर भी आपका वेरिएबल नहीं होगा, ये भी क्या होगा? फिक्स होगा, जो कि क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये सब सारे के सारे माय डियर फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब पॉइंट में लिखते रहो। मेरा काम है समझाना, मैं ऐसे एरो बना के चीजों को माइंड मैप करके मैं चीजों को समझा रहा हूं, आप उसको पॉइंट वाइज करते रहो। और उससे तो बेटर है कि आप सेम सिमिलरली ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके एज अ नोट्स आप रखो, बाद में कैम स्कैनर करके पीडीएफ बना लेना। क्योंकि ये जो आपने जैसा पढ़ा है सेम ऐसा आपके सामने नोट्स अगर रहेगा तो चीजें ज्यादा रिकॉल होगी। याद करोगे जब क्लास में आप बैठे रहते हो, एक टीचर पढ़ाता है, एग्जाम हॉल में आप बैठ के चीजों को याद करने की अगर कोशिश अगर आप करते हो तो वो बोर्ड की चीज ज्यादा याद आती है रादर देन योर नोट्स। डन, चलिए। तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिक्स करके आप एलॉय की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, तो ये दो चीज तो आपके हो गए फिक्स। यहां पे फिक्स क्या है? परसेंटेज के फॉर्म में, कंपोजिशन ऑफ व्हाट? कार्बन। एंड यहां पे फिक्स है प्रेशर किस फॉर्म में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में। यहां पे वेरिएबल क्या है? यहां पे पूरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स टोटल कितने हैं? 1 है। और वो 1 कौन सा है? वो 1 है आपका केवल ओनली एंड ओनली व्हाट? टेम्परेचर। केवल आपका टेम्परेचर ही, ये जो सिनेरियो है यही वेरिएबल है। ये टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, डन। ये टाइम के साथ साथ आपका बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ता जाएगा 400, 500, 450, 550, 650, 800, 1000, 1200, 1400 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके करके ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वेरिएबल है, दैट मींस व्हाट? इंक्रीजिंग, ये बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात होगी वो कितनी होगी? केवल एक वेरिएबल्स की बात होगी। और क्या होगा वो होगा 1, ठीक है। तो आपने n के जगह पे रखा क्या? n के जगह पे आपने कोड किया 1,
और ये है वैल्यू कांस्टेंट, नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एलॉय मैन्युफैक्चरिंग, ये है कांस्टेंट। तो ये आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे ही आपके हो सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर है? ये दोनों आपको क्लियर हो गया, अच्छी बात है। गिब्स फेस रूल में ये आपको कैलकुलेट ही करना है, ये दोनों आपको क्लियर हो चुके हैं। अब यहां पे डिबेट करते हैं एफ के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम डिबेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा। सबसे पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। नोट करोगे टाइम वेस्ट होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, अब हम एफ के बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते क्या है, क्या है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इसमें जो एफ है, वो गिब्स फेस रूल में जो एफ है, अंडरस्टैंड व्हाट एफ डिनोट्स द नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हिच कैन बी अल्टर्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द नंबर ऑफ फेस एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि आपके जो इक्विलिब्रियम, जो एलॉय आप की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेज मिल रहा है, दैट मींस व्हाट कि जो आपका स्टेबिलिटी स्टेज मिल रहा है, उसमें आप कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इफेक्ट कर रहे हैं उसके फेस के लिए और कितने आपको अल्टर्ड आप कर सकते हो। क्लियर? सो f इक्वल टू 0, अगर f की वैल्यू 0 होती है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन एलॉय इज नोन एज इनवेरिएंट रिएक्शन। अगर f इक्वल टू 0 आप गिब्स फेस रूल में f इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हो, तो इसका मतलब है कि वो आपका रिएक्शन इनवेरिएंट है। क्लियर? अगर f इक्वल टू 1 पुट करते हो, उसका मतलब क्या कि वो यूनिवेरिएंट है। अगर f इक्वल टू 2 पुट करते हो, उसका मतलब क्या कि f आपका जो रिएक्शन का नाम होगा वो होगा बाइवेरेंट। तो ये सब रिएक्शन के नेम होते हैं, और जो जनरली यहाँ पे f शो करेगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम को, इस लाइन को आपको याद रखना है। और ये जो फुल मीनिंग है इसका भी केवल एक ही बात है कि जब हम इक्विलिब्रियम सिस्टम अपने फेस का ऑब्टेन करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनको हम अल्टर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसकी ये बात कह रहा है। सो f इक्वल टू ये जो मेन है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस टर्म से आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने गिब्स फेस रूल में क्या हमने देखा? हमने देखा pf इक्वल टू cn, ये हमने देखा c प्लस n, ये हमने देखा, जिसमें n हमने इसकी वैल्यू क्या, टेम्परेचर हमने निकाली थी, दैट मीन्स n इक्वल टू व्हाट, हमने n इक्वल टू 1 पुट किया यहाँ पे, और यहाँ पे c जो था, c को हमने फिक्स किया था, कांस्टेंट किया था। तो उसकी वैल्यू हम c के जगह पे वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन। ठीक है, डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन। अब यहाँ पे f की वैल्यू जो होगी, अगर वो इनवेरिएंट रिएक्शन है तो f की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अगर f की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो, यानी अगर यूनिवेरिएंट रिएक्शन है तो आप f की जगह पे 1 रखोगे, अगर बाइवेरिएंट है तो आप f की जगह पे 2 रखोगे। तो इस तरीके से इसको भी आगे लेके चलोगे। और हमारा मेन टारगेट क्या था? p कैलकुलेट करना। तो इस तरीके से आप p का कैलकुलेशन इजीली तरीके से, नंबर ऑफ फेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से देखो, यहां से n के जगह पे 1 पुट किया, इसमें से कोई एक डेटा आपको मिलेगा, वो यहां पे पुट करोगे। उसके बाद f के जगह पे कोई एक रिएक्शन होगी, बाइवेरेंट, यूनिवेरेंट, इनवेरेंट, उसकी वैल्यू पुट करके अगर इन सबको कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ फेस आपको मिल जाएगा। सो गिब्स फेस रूल क्या कहता है? ये बताता है हमारे एलॉय मैन्युफैक्चरिंग में कि कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं। टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ फेसेस अंडर एलॉय मैन्युफैक्चरिंग इन द रूल, अंडर द रूल ऑफ व्हाट? गिब्स फेस रूल। क्लियर? अब चलिए, गिब्स फेस रूल से हमें ये तो पता चला कि कितने नंबर ऑफ फेसेस हो सकते हैं एलॉय मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, अब ये एलॉय मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, इसमें हमारा जो मेन फोकस एरिया होगा वो कैसे सिस्टम पे होगा? वो हमारा जो मेन फोकस एरिया होगा अंडर फेस डायग्राम, वो हमारा होगा बाइनरी फेस डायग्राम पे। बाइनरी फेस डायग्राम के बारे में ही हम पढ़ेंगे। फेस डायग्राम या इक्विलिब्रियम डायग्राम या कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम में हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा बाइनरी फेस डायग्राम के बारे में पढ़ना। ठीक, बाइनरी फेस डायग्राम को पढ़ते समय उसमें 5 टोटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मैं अगेन उसको कोड कराता हूं। तो 5वें में से जो सबसे फर्स्ट होगा आइसोमॉर्फस सिस्टम होगा। तो अब हमारा जो स्टडी स्टार्ट होगा वो आइसोमॉर्फस सिस्टम की एनालिसिस से स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए, यहां पे हमारा जो मेन फोकस एरिया होगा फेस डायग्राम में, जो मेन हमारा फोकस एरिया होगा वो किस पे होगा माय डियर फ्रेंड्स? वो होगा बाइनरी फेस सिस्टम पे। बाइनरी फेस सिस्टम पे होगा। इसमें जो पहला वाला सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, अंडर बाइनरी फेस सिस्टम टोटल जो फेस सिस्टम आते हैं आइसोमॉर्फस आते हैं, दूसरा जो आता है यूटेक्टिक आता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तीसरा आता है पार्शियल यूटेक्टिक आता है। उसके बाद
उसके बाद लेयर सिस्टम आता है, देन आयरन एंड आयरन कार्बन डायग्राम आता है। ठीक है, तो इनमें से अब हम स्टार्ट करेंगे आइसोमॉर्फस सिस्टम को। चलिए आइसोमॉर्फस सिस्टम के बारे में आप समझते हैं। तो सबसे पहले आइसोमॉर्फस सिस्टम के बारे में समझने से पहले हमें कूलिंग कर्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और मैंने ऑलरेडी आपको कूलिंग कर्व के बारे में बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बता रखा है। कूलिंग कर्व क्या कहता है? कूलिंग कर्व ऐसा है इस तरीके का, ठीक है, यहां से स्पेसिफिक हीट का लॉस हो रहा है, उसके बाद ये लिक्विड जोन में है, यहां से लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में, और उसके बाद ये सॉलिड जोन है। ये आपको वेल नोन पता है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रखा है। यहाँ पे टी एटमॉस्फेरिक में हम एलॉय को फाइनल यहाँ पे ऑप्ट कर लेते हैं, ये टी मेल्टिंग पॉइंट है। डन, क्लियर। कूलिंग कर्व आपको पता है, ये एरो अगर ऐसे चल रही है तो ये कूलिंग कर्व है, अगर उल्टा चल रही है तो हीटिंग कर्व है। दैट मींस व्हाट कि एटमॉस्फेरिक से हम चल रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। दैट मींस टेम्परेचर अगर नीचे से अगर आप चलोगे ऊपर की तरफ, नीचे से अगर चलोगे ऊपर की तरफ, दैट मींस व्हाट कि ये हीटिंग कर्व है, ये लाल से है हीटिंग कर्व। ठीक है, हीटिंग कर्व इसी को बोलोगे। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, देखो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, दैट मींस व्हाट कि ये कूलिंग कर्व है। ये यहां तक क्लियर है, इसलिए मैंने तेजी से आपको बताया। डन। अब फेस डायग्राम में या इक्विलिब्रियम या कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम में हम जनरली करते क्या है, हमारा मेन फोकस क्या होता है? कास्टिंग का जस्ट उल्टा। डन। कास्टिंग में हम क्या करते हैं? कास्टिंग में हमारा मेन फोकस होता है पिघलाना। कास्टिंग प्रोसेस में हमारा मेन फोकस क्या होता है? पिघलाना। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मेन हमारा फोकस होता है इस पे कूल करना। जब ठंडा हो रहा है, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस फेस में कैसे कन्वर्जन आ रहे हैं, फेस कैसे कन्वर्ट हो रहा है, फेस में कैसे कैसे अलग अलग टाइप के कन्वर्जन आ रहे हैं, अलग अलग फेसेस कैसे, अगर हम मेटलर्जिकल लैब में ले जाके माइक्रोस्कोप का यूज करके हम देखें तो कैसे कैसे हमें फेस अलग अलग कैसे माइक्रो स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं। तो ये हमारा फेस डायग्राम में हमारा ये फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, तो फोकस पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है। तो ये कूलिंग कर्व का हम फॉलो करेंगे, कूलिंग कर्व को किसमें? फेस डायग्राम में। और हीटिंग कर्व को हम फॉलो करते हैं जनरली की बात कह रहा हूं, क्योंकि कास्टिंग में हम कभी कभी दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कास्टिंग। चलिए, तो हम कूलिंग कर्व को लेकर चलेंगे। ओके, अब कूलिंग कर्व को हम लेकर चलें तो अगला स्टेप हम कूलिंग कर्व को जब लेके चलेंगे, ठीक है। और आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या कहता है, अब इसके बारे में पहले जाने। यहां पे आप इसको होल्ड करो। अब आइसोमॉर्फस सिस्टम के बारे में जाने तो एक लाइन केवल बिल्कुल सिंपल में आपके दिमाग में ये कोड होनी चाहिए कि आइसोमॉर्फस सिस्टम ये कहता है कि आइदर इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट आपका जो दो एलिमेंट रहेगा 100% सॉल्युबल रहेगा। आपका ये जो दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट को नाम दिया आपने ए, दूसरे एलिमेंट को आपने नाम दिया बी, तो या तो आप लिक्विड स्टेट में इसको देखोगे या फिर इसको आप सॉलिड स्टेट में देखोगे। सॉलिड स्टेट में देखोगे ये 100% सॉल्युबल दिखेगा। ये ए बी ऐसे इसमें मिक्स होंगे लिक्विड स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में, ऐसे ये मिक्स होंगे कि आप बाइफरकेट कर ही नहीं सकते। आप माइक्रोस्कोप लगा के भी आप ए और बी को अलग अलग नहीं देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड कॉपर, दैट मींस व्हाट कि Au प्लस सी, आप इनमें बाइफरकेट कर ही नहीं सकते। या फिर गोल्ड प्लस सिल्वर अगर लिया, यहां पे ये लिया गोल्ड और ये लिया सिल्वर, और इसको क्या करो तो पिघला दो। पिघला दिया आपने, क्या क्रूसिबल लिया। कास्टिंग प्रोसेस में क्या करते हो, आप क्रूसिबल लेते हो, ये रहा आपका गोल्ड, ये रहा आपका गोल्ड, और ये रहा आपका सिल्वर, और यहां पे आपने क्या कर दिया, आग लगा दिया। ये करते हो ना क्रूसिबल में। उसके बाद ये पिघल जाती है। पिघल के किस फॉर्म में आ जाती है? पिघल के आ जाती है ये लिक्विड फॉर्म में। पिघल के आप बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो लिक्विड फॉर्म में जब ये आ जाएगी तो आप इसमें माइक्रोस्कोप लगा के भी आप नहीं देख सकते हो कि गोल्ड किधर है और सिल्वर किधर है, या फिर गोल्ड किधर है और कॉपर किधर है। आप गोल्ड ऑर्नामेंट जो खरीदते हो वो प्योर गोल्ड नहीं होता, जो आप पहनते हो प्योर गोल्ड नहीं होता। मैंने आपको बताया भी था कि प्योर गोल्ड क्या होता है, हाईली सॉफ्ट होता है, आप उसको इजीली ऐसे बेंड कर सकते हो। उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए क्रिस्टल इंपरफेक्शन, सेकंड वाला टॉपिक, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए आप उसमें डोपिंग किसकी करते हो, आप कॉपर की करते हो, कॉपर मिक्स करते हो या फिर सिल्वर मिक्स करते हो। इसलिए वो गोल्ड थोड़ा सा लाल टाइप का दिखता है। अगर कॉपर की मात्रा ज्यादा होगी तो थोड़ा सा उसमें लालिमा आएगा, पीलापन कम हो जाएगा। सो दीज आर द प्रैक्टिकल इन लाइफ एग्जांपल। चलिए, तो यहां से आप लिक्विड जो मिला उसको बाइफरकेट नहीं कर पाए, और ये सॉलिडिफिकेशन में जब जाएगा, जब सॉलिड में बन जाएगा, जब ये कूलिंग कर्व को फॉलो करके जब ये सॉलिड में बन के फाइनल एलॉय जो आपका तैयार होगा, तो तभी भी आप बाइफरकेट माय डियर नहीं कर सकते। आप बाइफरकेट नहीं कर सकते कि ये गोल्ड किधर है, सिल्वर किधर है, या फिर गोल्ड किधर है और कॉपर किधर है। ये इसका प्रैक्टिकल है। अब अंग्रेजी में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं।
अंग्रेजी में, मैं इंग्लिश में ये डेफिनेशन इसका कोट करा रहा हूं, ठीक है। बट ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि लिक्विड में आइदर लिक्विड और इन सॉलिड 100% सॉलिबिलिटी जो एलॉयज रखते हैं उनको ही हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस सिस्टम। क्लियर? आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या है? आइसोमॉर्फस सिस्टम इज डिफाइंड एज इन विच either in liquid state or in solid state elements having 100% solubility. Clear? Done? इसी को कोड करते हैं, पहले डेफिनेशन को कोड करते हैं। चलिए, defined as the two element exhibit 100% solubility either in solid state or liquid state. That's simple. कि सॉलिड या लिक्विड स्टेट में ये 100% सॉलिबिलिटी शो करेंगे। दैट्स सिंपल। ओके, जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके एग्जांपल एसएससी जेईई के एग्जाम में या इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो इसके आप एग्जांपल कोड करो। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी 2 आपको बता रखा है। गोल्ड और कॉपर का अगर आप मिक्सिंग करो, गोल्ड एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या? एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट ये ले लो, दूसरा एलिमेंट कॉपर ले लो। या फिर एक और कॉम्बिनेशन लो, गोल्ड प्लस सिल्वर, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन आप ले लो, कॉपर प्लस निकेल का। या फिर चौथा ले लो, टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम का। तो ऐसा आप अगर कॉम्बिनेशन लेते हो तो ये 100% आइसोमॉर्फस सिस्टम को शो करेंगे। दैट मींस 100% सॉल्युबल होंगे आइदर इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट। यहां तक क्लियर हुआ? आप इसको कोड करो। चलो, अब इसको जो मैंने होल्ड किया था इसको लेके हम आगे चलते हैं। यहीं से आइसोमॉर्फस सिस्टम का फेस हम प्लॉट करेंगे। बिल्कुल कनेक्टिविटी में चलना है, कुछ भी चीज याद नहीं करनी है। हम चीजों को समझ चुके हैं, अब उसको यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। तब हमें नेक्स्ट समझ में आएगा कि आइसोमॉर्फस सिस्टम में जो फेस की प्लॉटिंग होती है आखिर में ऐसा हुआ क्यों। और जिस कैंडिडेट को मैंने बार बार चिल्ला के कहा है कि जिस कैंडिडेट को ये कूलिंग कर्व समझ में आ गया, और मैंने दोबारा भी इसको बताया, उसको आइसोमॉर्फस सिस्टम समझ में आ गया। और जिस कैंडिडेट को फर्स्ट कांसेप्ट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आइसोमॉर्फस सिस्टम समझ में आ गया, जिस कैंडिडेट को, उसको पूरा का पूरा आगे के चारों सिस्टम, या फिर यूटेक्टिक या फिर पार्शियल यूटेक्टिक या फिर लेयर सिस्टम या फिर आयरन कार्बाइड डायग्राम, उसको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको सबसे पहले कोड करो, फिर अब देखते हैं ये जो हमने होल्ड किया था। तो हम 2 एलिमेंट्स को ले रहे हैं। पहली चीज, 2 एलिमेंट को ले रहे हैं। यहां पर केवल एक एलिमेंट की हमने ग्राफ प्लॉट किया था, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि हमें 2 एलिमेंट लेना है। चलिए, और 2 एलिमेंट को लेके हमें आइसोमॉर्फस सिस्टम का फेस डायग्राम बनाना है। ओके, तो 2 एलिमेंट को अगर आप लोगे तो सबसे पहले प्रैक्टिकली देखो कि आपने ऐसे लिया और इसमें आपने एक डाला गोल्ड को, फॉर द एग्जांपल एक डाला गोल्ड के ब्लॉक को आपने डाला, और दूसरा आपने डाला सिल्वर या फिर कॉपर के ब्लॉक को आपने डाला। ये रहा गोल्ड और ये रहा सिल्वर या कॉपर, या टंगस्टन मोलिब्डेनम ले लो या कॉपर निकल ले लो, एज पर योर विश। ठीक है, यहां पे आपने आग लगा दी। ये रेड वाला क्रूसिबल है, क्रूसिबल में इसको डाला और यहां से आग लगा दी। ऑफ कोर्स क्रूसिबल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, क्रूसिबल पहले नहीं पिघलेगा। पहले कौन सा पिघलेगा? ये दोनों कॉम्बिनेशन पिघलेंगे। चलिए, फॉर द एग्जाम्पल गोल्ड को सपोज दैट हम मान रहे हैं A और इसको मान रहे हैं B। क्लियर? और फॉर द एग्जाम्पल अगर B का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर A से ज्यादा है, अगर ऐसा है, तो पिघलेगा सबसे पहले कौन? सबसे पहले पिघलेगा A, उसके बाद पिघलेगा ये आपका Ag, दैट मीन्स सिल्वर, आपका B पिघलेगा। क्लियर? बट ये अगर इनको अलग अलग आप देखो, इनको अलग अलग देखो और एट अ सिमिलर टाइम सेम अमाउंट ऑफ अगर हीट आप इनको दो, तो ये तो पहले A वाला पहले आपका पिघलेगा और B वाला आपका बाद में पिघलेगा। 100% करेक्ट है। बट आपने क्या किया? इनका कॉम्बिनेशन लिया है, तो ये दोनों आपस में म्यूचुअल पिघलेंगे। इज इट ओके और नॉट? अगर ये 5 सेकंड में पिघलेगा और ये अगर 8 सेकंड में माय डियर फ्रेंड्स पिघलेगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, B का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स अगर इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो इनका एक कोई ना कोई एवरेज टाइम होगा, उसमें ये पिघलेगा, ये म्यूचुअल पिघलेगा। दैट मींस व्हाट कि अगर
ठीक 5 सेकंड बाद ये ए वाला पिघलना शुरू होगा और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही ये भी पिघलना शुरू हो जाएगा और आपस में म्यूचुअल बन के ये पिघलेंगे। दैट मीन्स क्या कि ये एक साथ दो एलिमेंट पिघल रहे हैं और एक साथ दो एलिमेंट पिघलने का मतलब आपको दोनों, यहां पे केवल एक एलिमेंट के बारे में कूलिंग कर्व कराया गया था, आपको अब नेक्स्ट लेवल पे अब दो एलिमेंट के बारे में कूलिंग कर्व कराना है। इज इट ओके और नॉट? दो एलिमेंट को एक साथ कूलिंग कर्व कराना है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि दो एलिमेंट को आपको एक साथ कूलिंग कर्व कराना है। दैट्स सिंपल। कूलिंग कर्व ही आइसोमॉर्फस सिस्टम है, चाहे कूलिंग कर्व ही हर जगह ही आप कराते हो, आपको बस कूल कराना है। आपको पूरे के पूरे फेस डायग्राम, जितना भी फेस डायग्राम में जो ये बड़े बड़े ऐसे जो डायग्राम्स बनते हैं वो पूरा का पूरा कूलिंग कर्व है। कूलिंग कर्व डायग्राम या उनको बोलो इक्विलिब्रियम डायग्राम, वो 100% बस हमें ऐसा कूल कराना है कि 100% हमें इक्विलिब्रियम स्टेट मिले, 100% स्टेबल हमें एलॉय मिले। दैट्स इट, ये है हमारा फोकस। फेस डायग्राम या फिर इक्विलिब्रियम डायग्राम या फिर कंस्टिट्यूशनल डायग्राम में हमें केवल सारे के सारे सिस्टम या फिर लेयर सिस्टम या यूटेक्टिक या पार्शियल यूटेक्टिक या आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम या आल्सो आइसोमॉर्फस सिस्टम, इन सब में हमें कूलिंग ही कराना होता है। ओनली हमें पिघला दो, एलॉय को लो, आयरन एंड आयरन कार्बाइड में भी क्या आप आयरन को लो और कार्बन को लो, बस उसको पिघला दो साथ में रख के, अब उसके बाद उसको कूल कराओ। और जब आप कूल कराओगे तो आपको केवल स्टेबल स्ट्रक्चर पकड़ना है, ये आपका बस एक फोकस पॉइंट हो और आप ग्राफ प्लॉट करते जाओ और एग्जैक्टली जैसा ग्राफ बन रहा है वही बनेगा। दैट इज द पॉइंट। तो अब आपको यहाँ एक साथ, यहाँ एक बार में एक ही एलिमेंट को कूल कराया जा रहा था, अब आपको एट अ टाइम दो एलिमेंट को कूल कराना है, ये आपका टारगेट है। तो एट अ टाइम अगर दो एलिमेंट का अगर आपको कूल कराना होगा तो आपको स्केल एक लेना पड़ेगा, एक जगह आपको ए लेना पड़ेगा, दूसरी जगह आपको बी लेना पड़ेगा, दोनों को म्यूचुअली कूल कराना होगा। तो इसीलिए नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आपको स्केलिंग लेना जरूरी है। तो आप एक लेते हो स्केलिंग, एक जगह रखते हो आप ए को, एक जगह रखते हो आप ए को और दूसरी जगह इसी पे रखते हो आप बी को, और बी को यहां लिखते हो 100% आपका यहाँ बी है और यहाँ 100% आपका है ए। क्लियर? अब चलिए, और यहाँ पे 0% आपका है बी, इज इट विजिबल? यहाँ पे 0% है आपका बी और यहाँ पे 0% है आपका ए। ठीक है? और इस डायरेक्शन में आपका ए बढ़ रहा, ए घट रहा है, दैट मीन्स ए 100 से लेके इधर जा रहा है 0 तक, और इस डायरेक्शन में बी आपका घट रहा है, यहां था बी 100% और अब इधर आ रहा है वो क्या 0%। क्लियर? तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेना है। ऑफ कोर्स ये टेम्परेचर लाइन है तो आपको टेम्परेचर लाइन लेना होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तब अब आपको टेम्परेचर लाइन लेना होगा, ये है आपका टेम्परेचर लाइन। चलिए, और यहां पे 100% है ए। क्लियर? यहां पे 100% है ए, तो आप ए टी सपोज कर लो, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए, चाहे आप ऐसे लिखो टेम्परेचर ऑफ ए इस तरीके से, और यहां पे आपका बी है 100%, तो आप यहां पे लिखो क्या, आप यहां पे लिखो टेम्परेचर ऑफ बी। डन? क्लियर? और इसका पैरेलल एक आप मैथमेटिकली कोई इशू नहीं है, आप ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, मैथमेटिकली कोई इशू नहीं है। डन? मैथमेटिकली अगर आप ऐसे लिख लाइन एक बना देते हो, इसको एक डब्बा क्लोज पैक कर देते हो, तो ये मैथमेटिकली कोई इशू नहीं। चलिए, अब आपका जो मेल्टिंग हो रहा है यहां 100% है और यहां क्या है 0%। ठीक है? चलिए, तो अब ये फर्स्ट वाला केस उठाते हैं। फर्स्ट वाला केस क्या है? फर्स्ट वाला केस है कि आपको 100% लेना है ए को और 0% लेना है बी को। कैसे? अब प्रैक्टिकली देखो कि एक आपके पास क्रूसिबल है, इसकी कैपेसिटी ही है 100% अमाउंट रखने की। डन? क्लियर? अब आपने जब 100% ए को ले लिया, ये वेट परसेंटेज है कि 100% आपने एलिमेंट को ले रखा है, वो कौन सा एलिमेंट है? ए है, और उस समय आपने कुछ भी नहीं लिया बी का, इस तरीके से। तो 100% आपने लिया ए को और यहां पे 0%, दैट मींस कुछ भी नहीं है बी। क्यों होगा? क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही है 100% की, उससे ज्यादा ये रख ही नहीं सकता है। अगर आप 100% ए लेते हो तो ऑफ कोर्स आपकी लिमिटेशन ही हो जाएगी कि 0% आपको बी लेना पड़ जाएगा। चलिए, और आपने यहां लगा दी आग,
इसमें पूरा का पूरा ए भरा हुआ है। अब उस वाले केस को उठाते हैं, इस वाले केस को उठाते हैं। चलिए इस वाले केस को आप उठाओगे तो वही सेम साइज का आपने क्रूसिबल लिया, 100% कैपेसिटी वाला, और 100% अब यहां पे है बी, तो आपकी लिमिटेशन हो जाएगी वही, ऑफ कोर्स वही वाला केस आ जाएगा कि आपको ये लेना पड़ जाएगा, 0% आपको ए लेना पड़ जाएगा, और इस समय इसमें पूरा भरा रहेगा बी। डन, और आग लगा दी। और केस क्या है? केस है आपका कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए। आप कोई भी केस ले सकते हो, आप ये भी केस ले सकते हो, इसका भी मैं ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा, लेकिन पहले एक ग्राफ एक केस में मैं आपको बता दे रहा हूं। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी। आप इनमें से कोई भी केस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टडी करेंगे इस फर्स्ट वाले केस पे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। इसको जब हम देख लेंगे तो जस्ट इसमें थोड़ा सा उल्टा करना होता है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा दोनों केस, क्योंकि एग्जामिनर दोनों केस दे सकता है, दोनों में से कोई भी दे सकता है, वो उसके मूड पे डिपेंड है। सो हर एक केस स्टडी को हमें देखना है। चलिए ओके, अब हमने इनमें आग लगा दी है, ये पूरा पिघलना शुरू हो गया। अब मेल्टिंग फर्स्ट केस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन, तो ये बाद में पिघलेगा और ये पहले पिघलेगा। ठीक है, अब पिघल गया, अब ये कूल होना शुरू हुआ। सो ये बाद में पिघलेगा, दैट मींस इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये शो होगा यहाँ पे, ये शो होगा यहाँ पे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है ए का, ये शो होगा यहाँ पे। ये पहले पिघल जाएगा और ये बाद में पिघलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसा केस अभी है। सो इनकी अब हमने स्टडी कर ली। डन। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ऐसे ही हम कई सारे केस को जरा स्टडी करते हैं। ऐसे ही हम कई सारे केस को हम स्टडी करेंगे, कई सारे केस लेंगे, कई सारे हम मिक्सचर लेंगे। कैसे कि यहाँ पे हम रखेंगे 90% ए को, दैट मींस अब हमारी लिमिटेशन बी को रखने की कितनी हो जाएगी? 10%। इसी तरीके से हमें कॉम्बिनेशन लेना है 80%, अगर हमने ए को रखा तो हमारी लिमिटेशन हो जाएगी 20% बी को रखने की। इसी तरीके से हम जब यहाँ पे 70% अगर ए को लेंगे तो यहाँ पे 30% हमारा लिमिटेशन हो जाएगा लेने की बी को। सो इसी तरीके से हमें लेना है, और ये कॉम्बिनेशन मैं जानबूझ के ब्रेक करके दिखा रहा हूं। हालांकि ये एट टाइम सेम टाइम ऐसा कॉम्बिनेशन होता रहता है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपका बी धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाएगा। ये बी का पिघलने का रेशियो है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको समझ में आया? क्योंकि एट अ टाइम एक एक एलिमेंट को नहीं लेना है। अगर दूसरे केस को आप स्टडी करोगे ना, इस केस को, तो इस केस में अब दो एलिमेंट होंगे, दैट मींस एक ही आपका क्रूसिबल होगा, एक ही आपका क्रूसिबल होगा, यहाँ पे एक ही आपका क्रूसिबल होगा जिसमें 90% होगा ए और 10% होगा बी। 90% होगा आपका ए और 10% होगा आपका बी, दैट मींस ये होगा इस तरीके से। ये 90% को शो करेगा ए को और ये 10% बी को शो करेगा। और जब ये माय डियर फ्रेंड्स पिघलेगा तो ये म्यूचुअल पिघलेगा, दैट मींस ये भी पिघलता जाएगा और ये भी पिघलता जाएगा, और दोनों जब पिघल के जब लिक्विड स्टेट में होंगे तो 100% सॉल्युबल होंगे, आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। और उसके बाद जब कूल होके सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो आप इनको दोबारा बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं कि ये इनमें से ए कौन सा है और बी कौन सा है। ये आइसोमॉर्फस का कहानी है। तो अब इस केस में कूलिंग कर्व कैसे ड्रॉ करें, मैंने एक अकेले एलिमेंट का कूलिंग कर्व ड्रॉ करके आपको इस तरीके से बताया था। एक एलिमेंट जब हमने 100% ए को लिया था और 0% बी को लिया था, या फिर 100% बी को लिया था और 0% ए को लिया था, तब मैंने ऐसा ग्राफ आपको प्लॉट करके बताया था। बट अब जब म्यूचुअल ये मेल्ट हो रहे हैं तो उस समय कैसा बनेगा, यहां से नोट करने वाला है। तब आपको ग्राफ कैसे डेवलप हुआ वो आपको समझ में आएगा। देखो, जब ये म्यूचुअल, चाहे कोई भी केस ले लो, ये 80% ए, 20% बी, 70% ए, 30% बी, या फिर यहां पे आ जाएगा 10% ए और 90% बी, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 20% ए एंड 80% बी। तो इस तरीके से क्लियर है कि यहां पे बी था आपका 0,
यहां पे आपका B हो जाएगा 100 और यहां पे A आपका है 0 और यहां पे A हो जाएगा 100। तो इस तरीके से चलेगा। क्लियर है? तो चलिए, तो आप कोई भी केस ले लो, कोई भी केस लोगे तो उसमें ऐसा ही बनेगा, दो एलिमेंट होंगे, किसी में 80% होगा, किसी में 70% होगा, किसी में 30%। दैट मींस व्हाट कि 20-80 का रेशियो होगा या 70-30 का होगा या 40-50 का होगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होंगे। दैट मींस दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। अब दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर कूलिंग कर्व कैसे बनेगा, तो उसमें ये वाला केस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ये वाले केस में क्या कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ B इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ A। दैट मींस व्हाट कि जितना परसेंटेज B का बढ़ता जाएगा उतना टेम्परेचर का रेंज बढ़ता जाएगा। पहली बार में अगर इस तरीके से आपका कर्व बन रहा है, इस तरीके से अगर कर्व बन रहा है, तो अगर ये वाला कर्व कब बन रहा है, ये वाला आपका बन रहा है सपोज दैट 90% A पर और 10% B पे, ये वाला केस बन रहा है और ये वाला केस बन रहा है, ये वाला केस आपका बन रहा है इस तरीके से। ये वाला आपका केस कब बन रहा है, ये वाला केस आपका बन रहा है 100% A पर और 0% B पे, ये वाला ऐसा केस बन रहा है। अब अगेन, अब आप ये करो कि 80% A को लो और 20% अगर आपने B को लिया तो केस तब कैसा बनेगा, तब इस तरीके से बनेगा। और ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा ये टेम्परेचर का रेंज क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये B का जो मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा है। जैसे जैसे B का परसेंटेज आप बढ़ाते जाओगे ये टेम्परेचर का रेंज उठता जाएगा। क्लियर? अगर आपने फिर से आपने एक काम ये किया कि 90% आपने B को लिया और 10% आपने A को लिया, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका ये होगा, ये डायरेक्ट ग्राफ ये उठते उठते यहाँ पे ऐसे माय डियर फ्रेंड्स ऐसे आ जाएगा। क्लियर? और यू विल नो दैट कि ये वाला जो पॉइंट होता है लिक्विड का होता है और ये वाला पॉइंट होता है सॉलिड का, ये वाला लिक्विड का है, ये वाला सॉलिड का है, इस तरीके से होता है। तो सारे के सारे लिक्विड को आप मिलाते जाओगे तो ऐसा बनेगा और सारे के सारे जब सॉलिड को आप मिलाते जाओगे तो ये इस तरीके से बनेगा। और बीच में क्या है, ये लेटेंट हीट वाला जोन है, ये देखो लेटेंट हीट वाला जोन है, ये देखो लेटेंट हीट वाला जोन है, लेटेंट हीट वाला जोन है, लेटेंट हीट वाला ये बीच में जोन है। दैट मींस व्हाट, और ये पूरी की पूरी ये लिक्विड वाली पॉइंट है, पूरी की पूरी देखो तो ये लिक्विड वाली पॉइंट है, ये पूरी की पूरी लिक्विड वाली ये पॉइंट है। दैट मींस इसको ही बोला जाएगा लिक्विडस, इसको बोला जाएगा लिक्विड। इसका मतलब क्या कि इधर आपका था लिक्विड और ऑफ कोर्स इधर आपका लिक्विड ही है, इधर आपका लिक्विड ही है। इधर ये पूरी की पूरी ये लाइन ही क्या है, मैंने कूलिंग कर्व 50 बार आपको बता रखा है कि इधर क्या है, ये लिक्विड ही है, इसीलिए इधर होगा आपका लिक्विड और इधर क्या होता है आपका सॉलिड होता है। तो आपका यहाँ पे होगा क्या, सॉलिड। और माय डियर फ्रेंड्स ये क्या है, आइसोमॉर्फस का यही डायग्राम, दैट सिंपल। आइसोमॉर्फस का आपका यही डायग्राम है, सिंपल। इधर होगा पूरा का पूरा आपका लिक्विड, यहां होगा आपका पूरा का पूरा सॉलिड। ये जो लाइन होगी लिक्विडस, लिक्विड से लिक्विडस आया लाइन, और ये होगा सॉलिडस, सॉलिडस लाइन। और यहां पे बीच में लिक्विड टू सॉलिड, दैट मींस व्हाट कि लिक्विड भी होगा और प्लस सॉलिड भी होगा, क्योंकि हमने कूलिंग कर्व में देखा है कि लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है, दैट कि मतलब लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। और ये कब है ऐसा, जब सॉलिडिफिकेशन होता है, जब फेज चेंजेस होता है कास्टिंग प्रोसेस में। ये जो सॉलिड बनते हैं क्या, डेंड्रॉइड्स होते हैं, सॉलिडिफिकेशन होता है कास्टिंग प्रोसेस में। देखो ये क्रूसिबल में ये पूरा का पूरा लिक्विड भरा पड़ा है ऐसे, और जब ये सॉलिडिफाई होता है तो आप देखो इनके सरफेस से डेंड्रॉइड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसे मैंने आपको पिछले सारे लेक्चरों में आपको बताया है। तो देखो लिक्विड भी है सॉलिड भी है, तो वही लिक्विड प्लस सॉलिड, तो यही वाला जोन है। इसमें क्या आपको डेंड्रॉइड्स भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे। इसमें आपको ये जो लिक्विड तो मिल ही रहे हैं और ये सॉलिड के फॉर्म में क्या मिलेंगे, डेंड्रॉइड्स मिलेंगे। इसमें सॉलिड के फॉर्म में आपको डेंड्राइट्स मिलने वाले हैं और यहाँ पे आपको लिक्विड मिलने वाले हैं। और ये जब पूरा का पूरा डेंड्राइट्स फॉर्म होते पूरा का पूरा डेंड्राइट्स फॉर्म होते जब ये फाइनली जब एलॉयज बन जाते हैं, फाइनली प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो एक केस और आइसोमॉर्फस कह रहा है कि 100% सॉल्युबल, मतलब ये डेंड्राइट्स आपको अलग से दिखने वाले नहीं है माइक्रोस्ट्रक्चर में,
आपको बिल्कुल प्योर, बिल्कुल क्लियर दिखने वाला है। डेंड्रॉइड्स, उसमें डेंड्रॉइड्स का नामो निशान हटने वाला है। दैट मींस क्या देखने वाला है आपको, जो ये फाइनल इधर प्रोडक्ट मिलने वाला है, इसमें क्या दिखने वाला है, ग्रेन्स, केवल ग्रेन्स एंड इट्स बाउंड्री आपको दिखने वाली है फाइनल प्रोडक्ट में। अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो केवल ग्रेन और उसकी बाउंड्री दिखने वाली है, बीच में लिक्विड और डेंड्रॉइड्स, बीच में लिक्विड और डेंड्रॉइड्स दिखने वाले हैं, और यहां पे तो केवल माइक्रोस्ट्रक्चर्स में लिक्विड ही दिखने वाला है। तो यही से आपका माइक्रोस्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो गया। अगर माइक्रोस्ट्रक्चर आप मेट्रोलॉजिकल लैब में इसको उठा के लेके जाओगे और माइक्रोस्ट्रक्चर का डायग्राम बनाओगे, स्टडी करोगे, तो इस वाले सेक्शन में सपोज दैट कोई एक लाइन खींच दो, ऐसा आपने एक लाइन खींचा, ये आप किसी भी एक कंपोजिशन पे आपने एक लाइन खींचा और सेक्शन लो, ये है आपका फर्स्ट से सेकंड सेक्शन, ये सेकंड से थर्ड सेक्शन, और ये थर्ड से फोर्थ सेक्शन। तो फर्स्ट से सेकंड में ये पूरा का पूरा, सारा का सारा सेक्शन आपको कैसे दिखने वाला है, आपको ये फर्स्ट से सेकंड में ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको दिखने वाला है। फर्स्ट से सेकंड में पूरा का सेक्शन आपको माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो कैसे दिखने वाला है, मैंने बताया आपको लिक्विड जैसा दिखने वाला है। आप सेकंड से थर्ड में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कैसा दिखने वाला है, लिक्विड तो दिखने ही वाला है। साथ में मैंने आपको क्या बताया था, साथ में मैंने आपको बताया था कि डेंड्रॉइड्स भी दिखने वाले हैं, तो आपको डेंड्रॉइड्स ड्रॉ करने होंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी आपको अनस्टेबिलिटी मिलने वाली है। मैंने आपको बता भी रखा है अपने पिछले लेक्चर्स में कि डेंड्रॉइड्स क्या शो करते हैं, हाई पोटेंशियल एनर्जी। हाई पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, कि अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या, कि आपका जो स्ट्रक्चर वीक होने वाला है। क्यों वीक होने वाला है, कोलिजन उसमें होने वाला है, या फिर हाईली रिएक्टिव है तो वो किसी से भी जाके रिएक्शन कर लेगा। चलिए, और उसके बाद 3 to 4 ये जो सेक्शन है, इसमें जो अगर माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो क्या दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ कंडीशन है आइसोमॉर्फस की क्या कंडीशन है कि इट्स एग्जिबिट 100% सॉलिबिलिटी आइदर इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में 100% सॉलिबिलिटी दिखने वाली। दैट मींस डेंड्रॉइड्स का नामो निशान नहीं हो। डेंड्रॉइड्स के अलग से दिखते हैं ना, डेंड्रॉइड्स आपका अलग से दिखता है। सो आपको 100% सॉलिबिलिटी आपको दिखानी है। सो चलो 100% अगर आप सॉलिबिलिटी दिखाओगे, पूरा का पूरा जब सॉलिडिफाई होके आप जब 100% सॉलिबिलिटी दिखाओगे तो क्या दिखेगा आपको ग्रेन दिखेगा या फिर उसकी बाउंड्री दिखेगी। ये दीज आर द रीजन, ये इनके कारण है। ये प्रैक्टिकल एनालिसिस है। क्लियर, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो दीज आर द ग्रेन एंड दीज आर द ग्रेन बाउंड्री। क्लियर, आप साथ में सारी चीजें लिखते रहो। और ये इंजीनियरिंग सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, माइक्रोस्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू में यहां से कैसे न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल यहां से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। बट अभी एक चीज और मिस हो रहा है कि यहाँ पे हमने केवल एक केस पे स्टडी किया था। कौन सा केस था, कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन, इस चीज को लेके हमने स्टडी किया था ए, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। दैट इज व्हाट, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। ए से ए का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है उससे ये बी का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है। हमने इस पे स्टडी किया था। अगर एग्जामिनर ये कहे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए is greater than melting point of B, then what you will do? आप तब क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो? Of course, इसका जस्ट उल्टा बनाने वाले हो डायग्राम, और कुछ नहीं करने वाले। आपको कोड करना होगा मेल्टिंग पॉइंट A का ज्यादा है तो उसको कोड करो, और कोड करना होगा क्या, कि मेल्टिंग पॉइंट B का कम है। और कैसे ड्रॉ होता है उसका मैंने कारण आपको बताया। ठीक है, तो ये बन गया इस तरीके से। तो ये रेड वाला जो इस तरीके से बना है, ये क्या है, इस केस में ये सेकंड वाला केस है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी। दैट सिंपल, क्लियर। चलिए, ये जो डायग्राम है ये है आइसोमॉर्फस का फेस डायग्राम, और ये उनके माइक्रोस्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर, और क्यों माइक्रोस्ट्रक्चर्स ऐसे हैं ये भी इनका रीजन आपको क्लियर हो चुका है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसको आपको बताना बाकी है, बट उसके पहले ये चीज आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए कि दो एलिमेंट म्यूचुअली जब पिघलते हैं या म्यूचुअली जब सॉलिडिफाई होते हैं तो कैसा ग्राफ शो करते हैं और क्यों इंक्रीजिंग में शो करते हैं, वो क्लियर है ना। क्योंकि इनके दोनों मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए ये इंक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग में शो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बार बार इस तरीके का अलग अलग ऐसे करके ग्राफ बनाया था, क्योंकि दो एलिमेंट हैं,
और दो एलिमेंट म्यूचुअली सॉलिडिफाई हो रहे हैं। सॉलिडिफिकेशन को ही तो हमें फॉलो करना है, कूलिंग कर्व को ही हमें फॉलो करना है पूरे फेज डायग्राम में। और कूलिंग कर्व के अकॉर्डिंग अगर केवल एक एलिमेंट को हम लेते हैं तो एक ही कर्व बनेगा, एक ही कर्व आपका इस तरीके का बनेगा, ठीक है। बट अगर दो एलिमेंट को लेते हैं और केस ऐसा पड़ जाता है कि एक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वो आपस में कैसे कूल होंगे? म्यूचुअली होंगे, साथ में होंगे। दैट मींस क्या कि उनके जो टेम्परेचर की डिफरेंस है वो जो बढ़ता जाएगा, और वो बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए आपको जो ग्राफ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके का मिलेगा। और सारे के सारे सॉलिड पॉइंट को आप एक जगह इकट्ठा करोगे और सारे के सारे लिक्विड पॉइंट को आप एक जगह इकट्ठा करोगे और उससे एक बनेगा लूप, और ये लूप बनेगा। और उसके बीच में क्यों इधर तो लिक्विड है, यू वेल नो, क्योंकि यहाँ कूलिंग कर्व में भी कह रहा है कि ये लिक्विड है, इधर सॉलिड है, यू वेल नो, क्योंकि कूलिंग कर्व में भी कह रहा है कि यहाँ पे सॉलिड है। दैट मींस क्या है, ये जितनी भी ये लाइन है ये क्या है, लिक्विड है, और जितनी भी इधर की लाइन है ये क्या है, सॉलिड है। तो इधर की पूरी ये लाइन क्या है, ऐसे ऐसे है, ये पूरी सॉलिड है, और इधर ऐसे ऐसे लाइन है, तो वो क्या है, पूरी की पूरी लिक्विड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लेटेंट हीट दैट मींस फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लिक्विड प्लस सॉलिड है, और सॉलिड क्या है, डेंड्राइट से। तो लिक्विड और सॉलिड होने का मतलब दिस, क्लियर? या फिर एक शॉर्ट फॉर्म में मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, उससे भी क्लियर होगा कि मैथमेटिक्स में क्या होता है। मैथमेटिक्स में होता है सेट थ्योरी, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। सेट थ्योरी में क्या कि अगर एक जगह आपका ए है, दूसरी जगह आपका बी है, तो बीच में क्या होगा, ए एंड बी होगा। वही अगर एक जगह आपका लिक्विड है, दूसरी जगह अगर सॉलिड है, तो बीच में क्या होगा, लिक्विड एंड सॉलिड। ये कंसेप्ट बहुत हेल्प आने वाली है आपके आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम, या फिर यूटेक्टिक सिस्टम, या फिर पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम, इन तीनों में ये कंसेप्ट बहुत यूज आने वाला है, भर भर के सेट थ्योरी वाला। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल अपना कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, और बहुत अच्छे बहुत प्यारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनसे डील हम कैसे करें। ओके, चलिए तो इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस टाइप के आते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम को हल्का बना लिया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें कंटेंट आ गया है। थोड़ा सा डायग्राम को हल्का बनने से ये होगा कि हमें इजी पड़ जाएगा समझने में। ओके, तो ये रहा वही टी मेल्टिंग पॉइंट, ओके, और यहाँ भी रहा टी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी, और यहाँ रहा टी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए। ए का मेल्टिंग पॉइंट कम है, वही फर्स्ट केस ले लेते हैं, बी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और इस तरीके से बना था। क्लियर? अब आपको क्या करना था, एग्जामिनर दो चीजें देता है, ठीक है, और तीसरी चीज कहता है फाइंड करने को। इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीजें क्या देता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देगा कि एट द रेट दिस टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर कंपोजिशन देगा एट द रेट दिस कंपोजिशन, दिस कंपोजिशन। लेट इसको हम मान लेते हैं जेड स्टार से, और इसको हम मान लेते हैं टी स्टार से। ये दो वैल्यू एग्जामिनर देता है, और एग्जामिनर ये बोलेगा कि फाइंड अमाउंट ऑफ लिक्विड या फिर अमाउंट ऑफ सॉलिड, कि इस कंपोजिशन पे, इस टेम्परेचर पे आप ये बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है या फिर कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड है। या फिर आप केवल अगर एक भी फाइंड कर लेते हो तो आप 100% माइनस दैट परसेंटेज आप अगर कर दोगे तो आपको अमाउंट ऑफ सॉलिड आपको पता चल जाएगा। सिंपल एप्टीट्यूड, कोई बात। चलिए, तो एग्जामिनर ये कहता है फाइंड करने को कि टेम्परेचर देगा या और कंपोजिशन देगा, और आपको कहेगा कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पता करो या फिर अमाउंट ऑफ सॉलिड पता करो। बस इतना ही क्वेश्चन आता है, और वेरी इजी क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स आप लेके जाते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो अमाउंट ऑफ एट द रेट गिवन कंपोजिशन, एट द रेट गिवन कंपोजिशन देने का मतलब क्या कि कोई एक कंपोजिशन गिवन होगा। सपोज दैट अगर ये कंपोजिशन की हम बात करें तो ये कंपोजिशन क्या है कि 60% ए है, यहाँ पे 60% ए है, ये ऐसे साफ साफ वो लिखा होगा कि 60% ए पे और 40% बी पे, और इस टेम्परेचर पे, सपोज वो टेम्परेचर भी उसने गिवन किया होगा कि ये 1700 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जामिनर ऐसे ही देता है कि 17 या 14 या 800 डिग्री सेल्सियस पे, एंड 800 डिग्री सेल्सियस पे एंड 60% ए एंड 40% बी पे आप फाइंड करो अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड अमाउंट ऑफ सॉलिड को। दैट्स सिंपल क्वेश्चन। चलिए, ये है आप, इधर जोन है लिक्विड का, इधर जोन है सॉलिड का, बीच में है लिक्विड प्लस सॉलिड, बीच में है लिक्विड प्लस सॉलिड। क्लियर? ये है लिक्विडस, ये है लिक्विडस, ये है सॉलिडस, सॉलिडस। क्लियर? सपोज दैट इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये ऐसी लाइन है, इस तरीके की लाइन है, तो यहां एक पॉइंट हमें मिल रहा है,
एक पॉइंट कट करते हुए हमें यहां मिल रहा है और एक पॉइंट कट करते हुए हमें यहां मिल रहा है। इसको हमने नाम दिया P से, इसको हमने नाम दिया R से, और इस पॉइंट को हमने एज अ फलक्रम लेके F नाम दिया। ठीक है, ये बिल्कुल बीचों बीच में पड़ रहा है या फिर ये कहीं भी पड़ेगा, कोई भी कंपोजिशन दे सकता है। अगर वो कोई भी कंपोजिशन दे सकता है तो ये लाइन सपोज दैट यहां पड़ सकती है, तो आप यहीं भी ले लो, नो प्रॉब्लम। या कोई भी कंपोजिशन दे सकता है तो आप यहां पे ले लो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? या फिर कोई भी टेम्परेचर दे सकता है तो आप यहां पे ले लो, तभी भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये 3 पॉइंट तो हमें मिलना ही है। डन ना? कोई भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। चलिए इस P, F और R के लिए ही हम फॉलो करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर हम P, F, R के लिए फाइंड कर लेते हैं तो हम किसी भी चीज के लिए हम फाइंड कर लेंगे, बस साइड बड़ी या छोटी हो जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहां पे आपने किया, ये रहा P, ये रहा R, और यहां पे रहा सपोज दैट साइज आप बड़ी छोटी कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हमने केस, एक रैंडम केस ले लिया। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड फाइंड करना है। ओके, ये जो पॉइंट है ये किस पे है माय डियर फ्रेंड्स? ये है आपके सॉलिड पे। यहां से आपका सॉलिड शुरू हो जाता है। कूलिंग कर्व देखो आप, तो यहां से आपका ये सॉलिड अब शुरू हो जाता है ना, और इसीलिए इसका, इस लाइन का नाम है सॉलिडस। ठीक है, तो यहां से आपका सॉलिड सपोज दैट यहां पे है आपका सॉलिड। ओके, यहां पे पूरा लिक्विड रहता है, उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होना शुरू कर देता है। तो ये लास्ट पॉइंट है लिक्विड का, इसीलिए इसका नाम है लिक्विडस। ओके, तो यहाँ पे ये जो P पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है लिक्विडस का, इसीलिए इसको लिक्विड बोला। डन? ओके, एक चीज आपको याद रखनी होगी कि ये जो लिक्विड के जस्ट अपोजिट वाला जो ये आर्म होगा, आर्म जस्ट अपोजिट वाला कौन सा? F और R। F R क्या बताएगा? F R बताएगा अमाउंट ऑफ लिक्विड बताएगा। मतलब लिक्विड के जस्ट अपोजिट वाला आर्म बताएगा अमाउंट ऑफ लिक्विड को, और सॉलिड के जस्ट अपोजिट वाला आर्म जो होगा वो बताएगा अमाउंट ऑफ सॉलिड को। ये आर्म क्या है? P और F है। P, F जस्ट अपोजिट वाला क्या बताएगा? अमाउंट ऑफ सॉलिड को। ऐसा उल्टा होता है, सॉलिड का जस्ट अपोजिट वाला जो आर्म होगा PF, वो बताएगा अमाउंट ऑफ सॉलिड को, और लिक्विड के जस्ट अपोजिट वाला जो आर्म होगा वो बताएगा अमाउंट ऑफ लिक्विड को। दैट्स सिंपल। अब आपको इजीली एप्टीट्यूड लगाना है, बिल्कुल इजी एप्टीट्यूड लगाना है। तो इजी एप्टीट्यूड कैसे लगाओगे? अब इसको कोई मीनिंग नहीं है, अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ऐसा केस होगा, ग्राफिकली आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, स्पेस बनाते हैं, और उसके बाद आप देखो क्या करना है। तो अब इजी एप्टीट्यूड लगाना है। सो यहां पे आप कोड करोगे अमाउंट ऑफ लिक्विड, क्योंकि हमें पता करना है अमाउंट ऑफ लिक्विड को ही। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू व्हाट? तो अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एफ आर अपॉन ये टोटल आर्म की साइज। टोटल आर्म की साइज क्या है? PR इंटू 100। ये आ गई है टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड। अब अमाउंट ऑफ सॉलिड की अगर आप बात करोगे तो अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या है आपका? सॉलिड के जस्ट अपोजिट वाला आर्म, दैट मींस PF। तो PF लिखोगे, उसके बाद फुल आर्म लिखोगे PR फुल आर्म लिखोगे, और इनटू आप कर दोगे 100। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉलिड। और इन दोनों को माय डियर फ्रेंड्स अगर जोड़ोगे तो ये 100% आ जाएंगे, और ये क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ एलॉय। टोटल अमाउंट ऑफ एलॉय। डन? क्लियर? तो यहां से ये इस कंसेप्ट पे, इस न्यूमेरिकल पे गेट से क्वेश्चन आते हैं। ईएससी में भी, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट गेट में भर के आते हैं। ओके, तो यहां पे आइसोमॉर्फस सिस्टम पूरा का पूरा फिनिश होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे यूटैक्टिक सिस्टम की तरफ। डन? यूटैक्टिक सिस्टम में देखेंगे कि वहां पे हो क्या रहा है। तो अब सबसे पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद यूटैक्टिक सिस्टम की तरफ चलते हैं।